हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में एज वेल एज इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में कि सीएमआई इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है और ह्यूमोरल इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है बेसिकली। इसके अलावा हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था और एंटीबॉडीज के टाइप भी डिस्कस किए थे बेसिकली। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलर्जी के बारे में, ऑटो इम्यूनिटी के बारे में और वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। दैट इज एलर्जी बेसिकली। ठीक है, और इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी की बोलते हैं बेसिकली, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो एलर्जी है क्या बेटा? ये हमारी बॉडी का एक एसिलेटेड इम्यून रेस्पॉन्स है किसी एंटीजेंस के आगे से। अब वो एंटीजेंस जो कि इस एलर्जी को कॉज करते हैं उन एंटीजेंस को हम बोलते हैं बेसिकली एलर्जेंस। और ये एलर्जन जो है वो डस्ट भी हो सकता है, वो टिक्स भी हो सकता है, वो पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, डेंडर्स भी हो सकते हैं बेसिकली एनिमल्स के। ठीक है, तो ये एलर्जेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके, ठीक है, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम का जो रेस्पॉन्स है, ठीक है, उस इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को हाईली एसिलेटेड कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं बेसिकली, जैसे टीयरिंग आना, स्नीजिंग होना, वाटरी आइज हो जाना। ठीक है, इसके अलावा कफिंग होना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाना बेसिकली। ठीक है, या ब्रीदिंग रेट जो है स्लो हो जाना बेसिकली। तो एलर्जी का अगर डेफिनेशन देखा जाए, एलर्जी इट इज unwanted, assimilated immune response of immune system basically. ठीक है, the agent which causes the allergy is known as the allergens basically. The agent which causes allergy or accelerated immune response is known as the allergen. Is known as allergens. उन एंटीजेंस को, ठीक है, उन एजेंट्स को हम क्या बोलेंगे? एलर्जेंस बेसिकली। एलर्जेंस के एग्जांपल जो हैं, दे में बी पॉलन ग्रेन्स, it may be dust, it may be animal denders, it may be some type of chemicals, etc. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है, वो डस्ट भी हो सकती है, वो एनिमल डेंडर्स भी हो सकते हैं, और किसी टाइप के केमिकल्स भी हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर वो इम्यून एसिलेटेड इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल हो बेसिकली। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये एलर्जी होता कैसे है, ठीक है, इसके कॉज क्या है और उसको हम कैसे इनहिबिट कर सकते हैं उनके सिम्टम्स को बेसिकली। ठीक है, द कॉज ऑफ एलर्जी, कॉज ऑफ एलर्जी it is caused by allergens which enters in body and causes the release of
histamines and serotonin and serotonin. They reach to the histamines or serotonin, they reach different part of the body, different part of body through the blood basically. ब्लड के हेल्प से ये जो हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन जो है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव करेगा और डिफरेंट पार्ट्स में जाके भी वहाँ पे डिफरेंट सिम्टम्स कॉज करेगा, जैसे आइज का वाइटरी हो जाए, वाटरी हो जाना, ठीक है, इसके अलावा स्नीजिंग हो जाना, इसके अलावा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाना बेसिकली, ठीक है। तो दे आर द कॉज ऑफ एलर्जी बेसिकली, ठीक है। तो एलर्जी में जो सेल और एंटीबॉडी जो रोल प्ले करता है, दे आर मास्ट सेल्स और इसको बेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं बेसिकली। तो ये सेल्स जो होंगे इनके ऊपर एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है और एफसी रिसेप्टर जो है उसके ऊपर आके नहीं बाइंड होता है इम्यूनोग्लोबिन ई बेसिकली, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन जो ई है वो रिकॉग्नाइज करती है उस एलर्जन को, और एलर्जन को रिकॉग्नाइज करने के बाद इट विल फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो एफसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर नहीं कॉजेस करेगा डी ग्रेनुलेशंस को बेसिकली। तो डी ग्रेनुलेशंस ऑफ हिस्टामिन्स एंड सीरोटोनिन्स, ठीक है, विल फर्दर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिम्टम्स इन बॉडी बेसिकली, ठीक है। इसको अगर मैं डायग्राम में फिर देखें कि वो एलर्जी हो कैसे रहा है, तो कौन कौन से एजेंट्स है जो उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो एलर्जी का जस्ट इतना सा मीनिंग है, इट इज हाईली एक्सेलरेटेड इम्यून रेस्पॉन्स, और इम्यून रेस्पॉन्स भी अनवांटेड इम्यून रेस्पॉन्स है बेसिकली, जो कि एलर्जेंस के थ्रू डेवलप किया जाता है। ये सब ब्लड वेसल्स है, ये कोई एलर्जेंस है जो कि बॉडी के अंदर एंटर किया है, एलर्जेंस, ठीक है। अब वो डस्ट भी हो सकता है, पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है, इस ब्लड के अंदर ये तो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसके अंदर फ्लो हो रहा है ये ब्लड। ब्लड के अंदर एक एंटीबॉडी है दैट इज इम्यूनोग्लोबिन ई, IgE। दे आर मास्ट सेल और हम इसको बेसोफिल्स भी बोलते हैं बेसिकली। इन बेसोफिल्स के पास हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन फील्ड वेसाइकल्स प्रेजेंट है। तो जब कभी भी इम्यूनोग्लोबिन विद एंटीजेंस या एलर्जेंस बाइंड होगा इस मास्ट सेल के पास, ठीक है, तो मास्ट सेल विल कॉजेज द डीग्रेनुलेशंस ऑफ हिस्टामिन्स एंड सीरोटोनिन बेसिकली। दिस इज मास्ट सेल और हम इसको बेसोफिल्स भी बोलते हैं, बेसोफिल्स, ठीक है। इस बेसोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट है ये एफसी रिसेप्टर्स। ये ध्यान रखना थोड़ा कि एफसी रिसेप्टर्स कौन से सेल के पास मुझे मिलता है, दे आर एफसी रिसेप्टर्स, और दे आर वेसिकल्स filled with histamines and serotonin,
तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है दे रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जी बेसिकली, चाहे वो वाटरी आइज है, चाहे वो स्नीजिंग है, चाहे रनिंग नोज है, या फिर वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। Whenever this allergen will enter inside the body, जैसे ये एलर्जन बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, तो दिस इम्यूनोग्लोबुलिन E recognizes the allergens and causes the binding of them, ठीक है। तो ये एलर्जन जैसे ही एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन E के साथ बाइंड हुआ, दिस विल फॉर्म द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दिस कॉम्प्लेक्स will bind on the Fc receptor of mast cell। ये जो मास्ट सेल है, इस मास्ट सेल के Fc रिसेप्टर पे जाके नहीं बाइंड होगा बेसिकली, और बाइंडिंग के बाद the mast cell will causes the deregulation of histamines and serotonin basically, ठीक है। the binding of antigen antibody complex will lead to the further deregulation of histamine and serotonin। Deregulation of histamine and serotonin। देखो यहाँ से ये जो वेसाइकल्स they begin to fuse with the membrane and causes the release of histamines and serotonin। This release of histamine and serotonin is known as the degranulation basically। This is degranulation of histamines and serotonin histamines and serotonin। ठीक है, ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है through the blood they reach to the different part of body and affect the different part of body by causing or by developing the different symptoms basically, ठीक है। they reach to different part of body through the blood basically, and develops different symptoms, sign and symptoms basically, like sneezing, like coughing, like watery eyes, running nose, breathing problem, लाइक इन अस्थमा बेसिकली, जैसे अस्थमा के केस में ब्रीदिंग का डिफिकल्टी होता है, ठीक है, तो वैसा ही यहाँ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो सकता है एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो है दे डेवलप दीज साइन और दीज सिम्टम्स बेसिकली। अब बात आता है कि ये जो एलर्जेंस है, ठीक है, क्या इन एलर्जेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होता है? क्या इनको हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो सेल्स है वो उनको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता? हाँ, एक एलर्जेंस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इतना होता है कि वो सेल्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये एलर्जेंस जो है ना उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप
नहीं हो पाते बेसिकली, और वो फर्दर क्या है सिम्टम्स को शो करते जाते हैं। तो जब तक एलर्जेंस हमारी बॉडी के अंदर रहेगा तब तक ये एलर्जिक जो सिम्टम्स हैं वो डेवलप होते रहेंगे बेसिकली। तो ऐसे केस में क्या होगा कि एलर्जी के सिम्टम डेवलप होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो उनको कैसे हम फर्दर रोक सकते हैं, कैसे उनको इनहिबिट कर सकते हैं बेसिकली, तो उसके लिए जो डॉक्टर्स हैं ठीक है होते क्या है कि वो एंटी हिस्टामिन और एंटी सीरोटोनिन के इंजेक्शन जो इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और एंटी हिस्टामिन और एंटी सीरोटोनिन एंड एड्रेनलिन के जो इंजेक्शंस हैं ठीक है वो इनके इफेक्ट को हिस्टामिन और सीरोटोनिन के जो इफेक्ट है उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं बेसिकली। तो जैसे जैसे हिस्टामिन और सीरोटोनिन का इफेक्ट कम होता जाता है वैसे वैसे करके ये सिम्टम्स भी जो है वो रिड्यूस होते जाते हैं, कम होते जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे केस में, एलर्जी के केस में डॉक्टर हमेशा यही सजेस्ट करता है कि आपको जितना हो सके उन एलर्जन से दूर ही रहना बेसिकली, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में जब कभी भी आप उन एलर्जेंस के एक्सपोजर में आओगे आपको फिर से वो सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। वो फिर से मैकेनिज्म वैसा ही मैकेनिज्म होगा कि एलर्जन बॉडी के अंदर फिर एंटर किया है, बाइंड हुआ इम्यूनोग्लोबिन ई के साथ, इम्यूनोग्लोबिन ई जो होगा गेट बाइंड विद द एफसी रिसेप्टर ऑफ मास्ट सेल और बेसोफिल्स बेसिकली। तो एफसी रिसेप्टर के साथ जैसे ही बाइंड होगा ठीक है तो मास्ट सेल और बेसोफिल जो होंगी दे कॉजेज द डीग्रेनुलेशन ऑफ हिस्टामिन्स एंड सीरोटोनिन बेसिकली, ठीक है। तो सच टाइप केमिकल्स या सच हिस्टामिन्स और सीरोटोनिन will reach to the different part of the body and affect them and will develop the sign or symptoms basically। तो जब तक बॉडी के अंदर ये एंटीजन रहेगा तब तक वो सिम्टम आते ही रहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द एलर्जी बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। अच्छा इसका ट्रीटमेंट भी लिख लेना। In the case of allergy, in the case of allergy, doctor give injection of antihistamine, anti-serotonin and adrenaline, which neutralizes the effect of, which neutralizes the effect of histamine and serotonin, और हिस्टामिन और सीरोटोनिन के इफेक्ट को यूटिलाइज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये एलर्जी था, एलर्जी की कॉज क्या है और उसका साइन और सिम्टम डेवलप कैसे होते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट में क्या है वो हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन और एंटी सीरोटोनिन और एड्रेनलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उस पेशेंट के लिए, ठीक है, जिसको बॉडी के अंदर वो एलर्जी हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी जो टर्म है वो एक डिफेंस है हमारे ही बॉडी के किसी पार्टिकल्स के लिए। देखने में तो ये अच्छा टर्म लग रहा है, सुनने में भी अच्छा टर्म लग रहा है बेसिकली कि ऑटो इम्यूनिटी, लेकिन इसका जो जनरल मीनिंग है वो मीनिंग है हमारे ही बॉडी के किसी सेल का, टिश्यू का, ठीक है, वो इंजुरी होना बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पर सेल्स है या फिर जो एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स है, ठीक है, वो अपना सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन रिकॉग्निशन पावर को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो हमारे ही बॉडी के किसी सेल को, किसी रिसेप्टर को, किसी टिश्यू को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करके बी सेल के लिए रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। रेजल्टेंट बी सेल जो होंगी, ठीक है, वो अपनी ही बॉडी के किसी सेल, किसी रिसेप्टर या किसी टिश्यू के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर देगा बेसिकली। वो एंटीबॉडी जो होगी वो हमारी बॉडी के सेल्स को और टिश्यू को और रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, जिसकी वजह से उन सेल्स और टिश्यू से एसोसिएटेड जो फंक्शनिंग था वो फंक्शनिंग अफेक्टेड होगा बेसिकली,
This will lead to the autoimmune disorder. Autoimmunity. 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 It can be defined as structural and functional damage that produced by action of immune system basically, or antibodies against self antigen. अब वो सेल्फ एंटीजन के अंदर इट मे बी रिसेप्टर्स, इट मे बी पर्टिकुलर सेल्स, इट मे बी मेम्ब्रेन, इट मे बी टिश्यू एक्सेट्रा। ठीक है, तो सेल्स जो होंगी ना, इनको एज एंटीजन रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं हमारे बॉडी डिफेंस की जो सेल्स हैं। ठीक है, और उनके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी डेवलप करने लग जाती है। रिजल्टेंट दे एंटीबॉडीज विल डिस्ट्रॉय द रिसेप्टर सेल्स और मेम्ब्रेन और टिश्यूज बेसिकली। तो इनका जो फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग अफेक्टेड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डर्स डेवलप होंगे, और ऐसे डिसऑर्डर को हम बोलते हैं बेसिकली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी मीन्स protection against self attack. देखने में तो अच्छा टर्म है, सुनने में तो अच्छा टर्म है ऑटो इम्यूनिटी का बेसिक, क्योंकि इम्यूनिटी का मतलब होता है डिफेंस पावर फ्रॉम द एक्सटर्नल पार्टिकल। लेकिन यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी के केस में क्या हो रहा है, हमारी ही बॉडी की जो सेल्स हैं और टिश्यूज हैं और पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, उनको एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से उनका लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो हमारी बॉडी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोटेक्शन डेवलप हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ, बट actually it implies a injury to self। हमारी बॉडी का क्या हो रहा है, इंजुरी हो रहा है बेसिकली, और डैमेज हो रहा है, चाहे फंक्शनल डैमेज है या फिर वो स्ट्रक्चरल डैमेज है। इट मींस ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली। तो ऑटो इम्यूनिटी के केस में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की चाहे तो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो रहा है, चाहे रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो रहा है, या फिर पर्टिकुलर मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, या फिर वो पर्टिकुलर कोई टिश्यू डिस्ट्रॉय हो रहा है बेसिकली। ठीक है, the disorders develop due to autoimmunity is known as autoimmune disorders. Autoimmune disorders। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल आपको लास्ट क्लासेस में बता चुका हूँ, माइस्थेनिया ग्रेविस का केस हो गया। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस का केस हो गया बेसिकली। ठीक है, या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस का केस हो गया बेसिकली। ठीक है, वी डेवलप द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स लाइक rheumatoid arthritis।
माइस्थेनिया ग्रेविस, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के केस में क्या होगा, यहाँ पे रिमेटॉइड जो आर्थराइटिस है इसके केस में ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन बेसिकली, जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में जो ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो रहा था क्योंकि वो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो रहा था बेसिकली। और डायबिटीज मिलाइटस के केस में बी सेल्स जो है लैंगर हेल्थ ऑफ पैंक्रियास है उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं जो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है बेसिकली। ऑटो एंटीबॉडी डेवलप अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसकी वजह से वहां उन जॉइंट्स के बीच में जो होगा ना वो लुब्रिकेशन कम हो जाएगा, विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पेन इन जॉइंट्स बेसिकली। जबकि माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप होगा अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। हियर ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप्स अगेंस्ट ACH receptor, acetylcholine receptors basically। डायबिटीज मिलाइटस के केस में here ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट बीटा सेल्स ऑफ islets of pancreas, of Langerhans of pancreas, of pancreas, ठीक है। तो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, उनका काम था इंसुलिन का प्रोडक्शन करना, लेकिन ऑटो एंटीबॉडीज अगर उनके अगेंस्ट डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो वो ऑटो एंटीबॉडीज जो होंगी उन बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा एंड विल लीड टू द फर्दर डायबिटीज मिलाइटस बेसिकली, ठीक है। तो आखिर वो सेल जो बॉडी के डिफेंस का जो सेल्स है वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है कि वो हमारी ही बॉडी के किसी एंटीजन्स को, किसी सेल को, किसी रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है बेसिकली। एक्चुअली में कुछ फैक्टर्स हैं, चाहे जेनेटिक फैक्टर्स हैं या वायरल फैक्टर्स हैं या फिर हार्मोनल फैक्टर्स हैं बेसिकली। अगर ये फैक्टर हमारी बॉडी की एपीसीज को अफेक्ट करते हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन को अगर अफेक्ट करते हैं, तो एपीसी जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स हैं, जो कि बी सेल्स के लिए एंटीजन को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही थी, ठीक है, तो ये एपीसी जो दे लॉस द पावर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन्स बेसिकली। ये उस पावर को भूल जाती है कि ये बाहर का एंटीजन है या फिर हमारी बॉडी का कोई सेल है या पार्टिकल है बेसिकली। तो जैसे ही ये सेल लॉस करती है अपनी पावर को, तो दे बिगिन टू रिप्रेजेंट एज ए एंटीजन्स टू द बी सेल्स बेसिकली, ठीक है। वो हमारी ही बॉडी के किसी सेल को, किसी टिश्यू को, किसी रिसेप्टर को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करके नहीं रिप्रेजेंट करने का काम करती है बी सेल्स के लिए बेसिकली, ठीक है। तो बी सेल्स जो होंगी उनका काम है एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट, ठीक है। तो बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करेंगे और एंटीबॉडीज को हम बोलेंगे यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडी। वो एंटीबॉडी जो हमारी ही बॉडी के किसी एंटीजन्स के अगेंस्ट डेवलप हुआ है, दीज एंटीबॉडीज आर नोन एज द ऑटो एंटीबॉडीज बेसिकली। और एंटीबॉडीज का काम है उस एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय करना। अब डजंट मैटर कि वो हमारा बॉडी का ही कोई सेल, कोई रिसेप्टर या कोई टिश्यू, क्यों एंटीबॉडी जी डिटेक्ट नहीं कर पाती कि ये बाहर का एंटीजन है या फिर ये हमारी बॉडी का कोई टिश्यू है या फिर सेल है या फिर कोई रिसेप्टर है। तो उनका तो जस्ट इतना काम है कि वो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो अफेक्ट हुआ दे आर द एपीसी, ठीक है। Due to some reasons,
some factor or reasons like जेनेटिक रीजन हो सकता है या वायरल रीजन हो सकता है या हार्मोनल रीजन हो सकता है। ABC in the sense antigen presenting cells अब इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में लाइक टी हेल्पर सेल्स हैं या फिर वो मैक्रोफेजेस हैं लॉस द पावर ऑफ रिकॉग्निशन लॉस द पावर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ self and non-self antigen self or non-self antigen जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स हैं ठीक है और हमारी बॉडी के जो फिर कोई एंटीजन्स है उनको रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती है कौन एपीसी बेसिकली इन द सेंस उनका जो फंक्शनिंग था एपीसी का वो उस फंक्शनिंग को अफेक्ट कर लेती है जिसकी वजह से क्या हमारी बॉडी के किसी सेल को किसी रिसेप्टर को एज एंटीजन रिकॉग्नाइज करने लग जाती है एंड बिगिन टू रिकॉग्नाइज बॉडी सेल्स या रिसेप्टर्स या मेम्ब्रेन या टिश्यू एज एंटीजन उनको ही एज एंटीजन रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं उसी तरह एंड रिप्रेजेंट दैम B cell. Thus, B cell produces. तो B cells में भी कौन B प्लाज्मा जो सेल्स है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने का काम करती है। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है। Thus, B cell produces antibodies against self antigen अब डजंट मैटर कि वो रिसेप्टर है डजंट मैटर कि वो सेल है डजंट मैटर कि वो कोई मेम्ब्रेन है सच एंटीबॉडी is known as auto antibody ध्यान रखना ऑटो एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस है। एंटीबॉडीज जो होगी वो तो किसी एक्सटर्नल पार्टिकल के अगेंस्ट डेवलप हुई है लेकिन ऑटो एंटीबॉडी जो है वो हमारी बॉडी के किसी सेल के अगेंस्ट डेवलप हुई है या हमारी बॉडी के किसी रिसेप्टर के अगेंस्ट डेवलप हुई है या हमारी बॉडी के किसी मेम्ब्रेन के अगेंस्ट डेवलप हुई है बेसिकली। और ये एंटीबॉडीज जो होंगी दे डिस्ट्रॉय द एंटीजन्स लाइक सेल और रिसेप्टर्स जिसके अगेंस्ट वो डेवलप नहीं है वो उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। These auto antibodies desktop self anti रिसेप्टर है या फिर वो कोई सेल है जैसे which lead to the
lead to the structural and functional damage डैमेज। ठीक है, तो सेल्स का डैमेज होगा या उस मेम्ब्रेन का डैमेज होगा या फिर रिसेप्टर का डैमेज होगा, तो इनके डैमेज होते ही उनका जो फंक्शन है वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। वैसे उसको हम बोलेंगे कि फंक्शनल डैमेज बेसिकली। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में जो ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप हो रहा है, दे डेवलप अगेंस्ट द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स बेसिकली। ठीक है, ऐसे डायबिटीज मिलाइटस के केस में ऑटो एंटीबॉडी जो डेवलप हो रहा था, ठीक है, वो बी सेल्स के अगेंस्ट, बीटा सेल्स के अगेंस्ट डेवलप हो रहा था, और बीटा सेल जो थी उनका काम था इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। रिजल्टेंट बीटा सेल जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होती जाएंगे, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे करके भी कम होता चला जाएगा, विच फर्दर लीड टू द डायबिटीज मिलाइटस बेसिकली। ठीक है, ऐसे ही सेम रीमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में, तो रीमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में जो एपीसीज है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को ही एज एंटीजन रिकॉग्नाइज करने लग जाती है और उसके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप कर देती है, और ये ऑटो एंटीबॉडीज जो होंगी दे डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बेसिकली, वो उस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से उन जॉइंट्स के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड लीड टू द autoimmune disorder, autoimmune disorder, एपीसी का अफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हुआ है बेसिकली। यहाँ पे जो एपीसीज है वो अफेक्ट हुआ था किसी जेनेटिक रीजन से या फिर किसी वायरल इन्फेक्शन से या फिर किसी हार्मोनल डिस्टर्बेंस से बेसिकली, तो वो अपना जो रिकॉग्निशन का पावर है उसको लॉस कर रहा था बेसिकली। ठीक है, एपीसी जीन एक्सप्रेशन is affected by factors like जेनेटिक फैक्टर या फिर वो कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर वो कोई हार्मोनल फैक्टर्स है। ठीक है, इसकी वजह से जो सेल्स वो बॉडी के डिफेंस पावर में जो सेल्स है दे लॉस द पावर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ नॉन सेल्फ एंटीजन्स। उसको डायग्राम की हेल्प से अगर हम देखें समझेंगे। जनरली एपीसी का जो फंक्शन है वो एक्सटर्नल पार्टिकल्स को, किसी पैथोजन को, किसी एंटीजन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है बी सेल्स के लिए। रिजल्टेंट बी सेल जो होगी वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी जो होगी वो पर्टिकुलर पैथोजन या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी के केस में एपीसी जो है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है, वो किसी फैक्टर की वजह से, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर्स है, चाहे वो हार्मोनल फैक्टर्स है या फिर कोई वायरल फैक्टर्स है, उनकी वजह से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और अफेक्ट में भी क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन जो है ना वो अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ये एपीसी जो है दे लॉस द पावर ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल और एक्सटर्नल और नॉन सेल्फ एंटीजन बेसिकली। ठीक है, एंड बिगिन टू रिकॉग्नाइज द body cells, body tissues, receptors as a antigens and develop auto antibodies. जनरली लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया था, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मैंने वहां बताया था कि जो टी हेल्पर सेल है, टी एस सेल, जिसको हमने एपीसी भी बोला है, तो एपीसी का काम था ये फॉरेन पार्टिकल को, ये एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने का, और इसको हम पैथोजेंस भी बोल सकते हैं बेसिकली, एंटीजेंस और
फॉरेन पार्टिकल और पैथोजन। इनको रिकॉग्नाइज करके लिए वो रिप्रेजेंट कर रहा था बी सेल के लिए, बी सेल्स। प्रेजेंटेड बी सेल जो थी वो प्रोलिफरेट हो रहा था बी प्लाज्मा और बी मेमोरी सेल्स के अंदर, बी प्लाज्मा सेल्स, ठीक है, और ये बी मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, तो बी प्लाज्मा जो सेल्स था दे डेवलप द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन्स, एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, अगेंस्ट एंटीजन्स, ठीक है, एंड डेस्ट्रॉय द एंटीजन, डेस्ट्रॉय द एंटीजन, उस एंटीजन को डेस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारी बॉडी का एक इम्यूनिटी। लेकिन ऑटो इम्यूनिटी के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस एंटीजन की जगह ये एपीसी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल है, ये टी हेल्पर से जो सेल है, ठीक है, ये हमारे ही बॉडी किसी टिश्यू को, किसी सेल को या किसी मेम्ब्रेन को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देती है बेसिकली। और ऐसा क्यों हुआ? इट इज ड्यू टू द चेंज इन एपीसी। इफ APC affected by different factors like जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर कोई वो हार्मोनल फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, एपीसी अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स लाइक जेनेटिक, वायरल एंड हार्मोनल, thus it lost the power, thus it lost the power of recognition, power of recognition of non-self antigen, non-self antigen, ठीक है, तो उस पावर को लॉस कर देगा, बाहर वाले पार्टिकल्स को रिकॉग्नाइज करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिजल्टेंट हमारी ही बॉडी के किसी सेल्स को या किसी रिसेप्टर को या किसी मेम्ब्रेन को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा बेसिकली। कौन? एपीसी जो होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होगा बेसिकली। तो इनका तो बॉडी में फंक्शन था, ये फंक्शनल थे बेसिकली, फंक्शनल सेल हो सकता है, फंक्शनल रिसेप्टर या फंक्शनल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए कोई ना कोई अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे बेसिकली। लेकिन यहाँ पे एपीसी अफेक्ट होने की वजह से ये एपीसी अपने ही बॉडी की किसी सेल्स को, रिसेप्टर को या फिर मेम्ब्रेन को एज ए एंटीजन रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देता है एंड विल रिप्रेजेंट देम टू द बी सेल बेसिकली। तो बी सेल को एज ए एंटीजन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? या तो सेल्स को या किसी मेम्ब्रेन को या किसी रिसेप्टर को बेसिकली। प्रेजेंटेड बी सेल जो हुई इट प्रोलिफरेट इनटू दैट सेल बी प्लाज्मा एंड बी मेमोरी सेल। तो ये बी प्लाज्मा जो सेल्स होंगी दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। नाउ दीज एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस हुई है अगेंस्ट द बॉडी सेल्स, अगेंस्ट द बॉडी रिसेप्टर, अगेंस्ट द बॉडी मेम्ब्रेन, these antibodies are known as the auto antibody। तो ये ऑटो एंटीबॉडी जो हुई, ऑटो एंटीबॉडीज, these auto antibody recognizes the cells, receptor और membrane and destroys them basically। ठीक है, ध्यान रखना कि अब ये एंटीबॉडीज नहीं, दे आर द ऑटो एंटीबॉडीज, क्योंकि ये हमारी ही बॉडी के किसी सेल्स, रिसेप्टर्स या मेम्ब्रेन के अगेंस्ट डेवलप हुई है। अगर किसी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, किसी पैथोजेंस के अगेंस्ट अगर डेवलप हुआ होता है तो दे आर द एंटीबॉडीज बेसिकली। तो ध्यान रखना यहाँ पे एंटीबॉडीज और ऑटो एंटीबॉडीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हालांकि फंक्शन उनका वही है कि वो डिस्ट्रॉय करने का ही काम करेंगे, लेकिन अगर वो एंटीबॉडीज हैं तो वो एक्सटर्नल पार्टिकल या पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रही है। लेकिन अगर वो डेवलप हुई है हमारी ही बॉडी की किसी सेल्स के अगेंस्ट या रिसेप्टर के अगेंस्ट,
तो ऐसी एंटीबॉडीज हम बोल रहे हैं ऑटो एंटीबॉडीज। और ऑटो एंटीबॉडीज का जो फंक्शन होगा वो एक्सटर्नल पार्टिकल को डिस्ट्रॉय ना करके नहीं, वो हमारी ही बॉडी की सेल्स को, हमारी बॉडी के रिसेप्टर को या हमारी बॉडी के किसी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, विच लीड टू द डैमेज इन स्ट्रक्चर एंड इन फंक्शन बेसिकली, ठीक है, एंड लीड टू द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एंटीजन, यहाँ इसको हम सेल्फ एंटीजन भी बोल सकते हैं, सेल्फ एंटीजन। अब सेल्फ एंटीजन में या तो सेल्स है या वो रिसेप्टर्स है या फिर वो कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड कॉजेस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डैमेज and functional damage, which lead to autoimmune disorder, autoimmune disorder, ठीक है। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस, इसके केस में ऑटो एंटीबॉडी डेवलप हो रहा अगेंस्ट द बीटा सेल, ऑटो एंटीबॉडी डेवलप्स अगेंस्ट बीटा सेल। और बीटा सेल का जो फंक्शनिंग था वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने का था बेसिकली, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता जाएगा और इंसुलिन का काम था हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करना बेसिकली। तो इंसुलिन की कमी की वजह से ग्लूकोज का लेवल हाई होता जाएगा, जिसकी वजह से भी होगा क्या, डायबिटीज मेलाइटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके केस में ऑटो एंटीबॉडी डेवलप हो रहा है अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट साइनोवियल मेम्ब्रेन, ऐसे एक एग्जांपल था माइस्थेनिया ग्रेविस का। इसके केस में ऑटो एंटीबॉडी डेवलप हो रहा था अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, यह ऑटो एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट ACH रिसेप्टर, और इनको हम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस ओवरऑल हुआ था ऑटो इम्यूनिटी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को और भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। जनरली जो पूछता है इसके अंदर वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डायबिटीज मेलाइटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और माइस्थेनिया ग्रेविस बेसिकली, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।